नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस सीरीज़ में करने वाले हैं लगभग 25 के आसपास वोकैब्स, है ना, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में अपने लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो मैंने उन्हीं को निकाला है। इन 25 वोकैब्स को करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अपन एक पैराग्राफ भी सॉल्व करेंगे, जो कि कई लोगों को समझने में दिक्कत होती है, खासतौर पे हिंदी मीडियम के जो लोग होते हैं, है ना, कि उन्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत हुई, या मान लीजिए वो बैंक का पेपर देना चाहते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े पैराग्राफ IBPS PO में या SBI PO में जो पढ़ने को मिलते हैं या क्लर्क में ही पढ़ने को मिलता है, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो ये एक शुरुआत है, मेरी तरफ से इनिशिएटिव है, इसमें हिस्सा लीजिए ताकि आपको वो कमजोरी भी दूर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। देखिए, मैंने कुछ वोकैब आपके सामने रखे हुए हैं। पहले आपको इन वोकैब को मुझसे सुनना है, समझना है, और इसके बाद में एक पैराग्राफ सॉल्व करूंगा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आपका करंट अफेयर हो ही जाएगा। तो देखिए, पहली वोकैब अपने पास वेंट्स। आपने ये बहुत बार सुना भी है, कोई नया वर्ड है नहीं ये, लेकिन अभी प्रचलन में बहुत ज़्यादा है। देखिए, वेंट्स का मतलब क्या होता है भाई, आसान भाषा में इसे बेचना कहते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी छोटा आइटम आप बेचने लगो तो उसे है ना, स्मॉल आइटम्स फॉर सेल, तो वो बेचने के लिए हो गया। जैसे कि एग्जांपल मैंने रखा हुआ है, द कंपनी मेक्स। कंपनी जो है वो बनाती भी है और फिर वो उसे बेचती भी है। क्या बनाती, क्या बेच रही है भैया? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। क्लियर दोस्तों। अगला है अपने पास केओस। केओस आपने बहुत बार सुना हुआ है, स्पेलिंग देख लीजिए, CHAOS। केओस क्या होता है? केओस का मतलब होता है अराजकता, अस्त व्यस्तता, यानी सब कुछ इधर उधर हो गया है, यानी कि बिल्कुल ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल डिसऑर्डर है, मतलब कानून वानून कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ये कहाँ यूज होगा? जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, द कंट्री वॉज इन केओस। जो कंट्री है वो केओस में थी, यानी अस्त व्यस्त थी, आफ्टर द वॉर। भाई युद्ध के बाद तो कोई भी कंट्री की अस्त व्यवस्था हो ही जाती है। क्लियर है गाइज? ठीक है, तो हमारे पास दो हो गए। वेंट्स का मतलब बेचना हो गया, केओस का मतलब अराजकता या अस्त व्यस्तता हो गया है। इंटरवीन का मतलब क्या होता है? हस्तक्षेप करना, है ना। दो लोग बात कर रहे हो, आप बीच में चले जाओ तो आपने इंटरवीन किया, जैसे आप इंटरप्ट भी कहते हो इंग्लिश में दूसरे वर्ड में। और एक और चीज कहते हैं जैसे बीच बचाव करना, कि भाई ये दो लड़ रहे हैं, अब आप ये रहे, अब आप बीच में, नहीं भाई तू मत लड़, नहीं भाई तू मत लड़, तो आपने हस्तक्षेप किया है, ठीक है, बीच बचाव किया है, इंटरवीन किया है, इंटरप्ट किया है। क्लियर है गाइस? अब एक इसके लिए जो है सेंटेंस देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है, शी वुड हैव डाइड इफ द नेबर्स हैड नॉट इंटरवीन्ड। वो मर जाती अगर पड़ोस वाले इंटरवीन, यानी कि बीच बचाव नहीं करते तो। क्लियर है? चलिए अगला देख लेते हैं भैया। इसी में देखिए, येट का मतलब होता है अभी तक, यानी कि सो फार, यानी कि स्टिल, है ना। ये याद रखिए, कभी भी आपको इंग्लिश में, ये इंग्लिश स्पोकन में भी इस तरह से इस्तेमाल होता है, कभी भी आपको बोलना हो कि कहते हैं कि अभी तक, है ना, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो आप वहां पर येट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपको बोलना हुआ फिर भी या तथापि, तो उसके लिए आप बोलते हैं नेवरदलेस। ठीक है, नेवरदलेस। आगे मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा। आपको याद रखना है दो वर्ड, कभी भी बोलना हो अभी तक, ऐसा नहीं हो, अभी तक के लिए आपको येट बोलना होता है, और फिर भी के लिए आपको नेवरदलेस बोलना होता है। क्लियर है गाइस? है ना। अब एक यहां पर एग्जांपल देख लीजिए येट का, अभी तक के लिए, आई हैव नॉट टोल्ड एनीवन एल्स येट। मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया है। क्लियर है दोस्तों। अगला है अपने पास पेंट। अगेन शायद आपने ये ना सुना हो। पेंट का मतलब होता है मन में दबा, यानी हो सकता है कोई चीज आपके मन में दबी हो तो उसे कहते हैं पेंट। ठीक है, तो मन में दबे होने को कहते हैं भैया पेंट, PENT। अगला है भैया लेवी। लेवी आपने सुना भी है। लेवी का मतलब होता है कानूनी तौर पर धन की मांग करना। ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लेवी का मतलब तो बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, लेवी का मतलब क्या बताया मैंने? कानूनी तौर पर अगर आप धन की मांग कर रहे हैं, है ना, कानूनी तौर पर, यानी सरकार वगैरह जो करती रहती है, टू ऑफिशियली डिमांड एंड कलेक्ट मनी। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आपको पैराग्राफ में भी समझने को मिल जाएगा। बस अभी आपको ध्यान रखना है कि लेवी का मतलब कानूनी तौर पर धन की मांग करना। ठीक है, अगला वर्ड है अनदर वन, डेस्परेट। भाई डेस्परेट, DESPEP के बाद यहां पर E है, याद रखिए। डेस्परेट का मतलब होता है हताश हो जाना, निराश हो जाना, या फिर कह लीजिए अत्यधिक निराशा के कारण दुस्साहसी भी हो जाना। भाई अगर आप बहुत ज्यादा निराश है तो फिर आप दुस्साहसी भी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे भी डेस्परेट कहते हैं, हताश होना, निराश होना, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल, आप कंट्रोल के बाहर हो चुके, नियंत्रण के बाहर, एंड रेडी टू डू एनीथिंग, और अब आप कुछ भी कर लेने को तैयार हैं टू चेंज द सिचुएशन, ताकि आप उस सिचुएशन को बदल सकें। तो उसे कहते हैं, मतलब आप एक अपना आखिरी दाव खेलना चाहते हैं, इतने आप हताश हो चुके हैं, तो उसे कहते हैं डेस्परेट। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, शी बिकम डेस्परेट, वो हताश हो गई, व्हेन हर मनी रैन आउट, जब उसका पूरा पैसा खत्म हो गया। तो जब इंसान के कोई भी चीज की सीमा लग जाती है तो फिर वो हताश हो जाता है। क्लियर होगी बात? या फिर एक दुस्साहसी कदम उठाता है, आखिरी मतलब सब तरह से दरवाजे बंद हो गए, ऐसा तो हताश हो गया हो।
ठीक है। अगला है भैया टिपलर। टिपलर जो है बड़ा प्यारा वर्ड है। टिपलर का मतलब कुछ और नहीं होता, ड्रिंकर यानी कि बेवड़ा होता है। ये देखिए लिखा भी है मैंने, यानी कि वन हु इज हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, जो बहुत ज्यादा पीने को बिल्कुल मर रहा है, पीना चाह लेता है, उसे उसे टिपलर कहते हैं। क्लियर गाइस? तो डेस्परेट मतलब हताश होना, और टिपलर मतलब क्या बताया मैंने, बेवड़ा होना। अगला वर्ड है अपने पास इनकैप्सुलेट। अब इनकैप्सुलेट क्या होता है? इनकैप्सुलेट का मतलब होता है कोई चीज समाहित करना। जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ कहा और मैंने कहा चलो भैया अब इसको संक्षेप में बताओ। संक्षेप मतलब मैं आपसे बोल रहा हूँ इनकैप्सुलेट करो, यानी याद है ना, समराइज करिए। कभी कभी याद होगा आपको प्रेसी राइटिंग भी आती थी। प्रेसी में आप क्या करते थे, बड़े से पैराग्राफ को पढ़ा और उसको छोटे से 4 लाइन में समाहित कर दिया। तो इसी समाहित को दूसरे वर्ड में इनकैप्सुलेट कहा जाता है, समराइज कहा जाता है, सम अप कहा जाता है, या फिर कंप्रेस करना। आपने इतने बड़े पैराग्राफ को कंप्रेस कर दिया है। क्लियर है दोस्तों? तो ये वही बात है, कंप्रेस कर दिया। अब एग्जांपल देख लीजिए, द कंक्लूजन इज इनकैप्सुलेटेड। जो निष्कर्ष था उसे इनकैप्सुलेट कर दिया गया एक सिंगल सेंटेंस में। क्लियर है गाइस? है ना, उसे सिंगल सेंटेंस में जो है इनकैप्सुलेट कर दिया गया है। चलिए फिर आगे चलते हैं इसी में। भाई अगला वर्ड है हमारे पास फिस्कल क्राइसिस। अगेन फिस्कल का मतलब होता है भैया बजट, आप समझ लो। तो इसे आप वित्त भी कह सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है वित्तीय, और क्राइसिस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने सारे पार्ट नहीं देखे तो मैं आपसे बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि पहले आप वो पार्ट देख लो, ताकि आपकी वोकैब जो है स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, देखिए द फिस्कल मतलब होता है वित्त, पैसा, ये सब। ठीक है, और क्राइसिस का मतलब होता है घाटा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, वित्त घाटा, यानी राजवित्तीय घाटा। क्लियर होगी बात? तो ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो याद रखिए, फिस्कल मतलब वित्त, क्राइसिस मतलब घाटा। तो पूरा हो गया भैया वित्तीय घाटा। अगला है अपने पास कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंट करना। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, मुकाबला करना। किसी मुसीबत का जो है सामना करना कहलाता है ये। ठीक है, किसी मुसीबत का सामना कर रहे हो तो कन्फ्रंटिंग है, किसी का मुकाबला कर रहे हो तो कन्फ्रंटिंग है। ठीक है, तो यू शुड कन्फ्रंट दिस प्रॉब्लम। तो आपको इस समस्या का जो है सामना करना चाहिए, डट करके मुकाबला करना चाहिए। तो आप जब भी ऐसा कर रहे होंगे तो आप कन्फ्रंट कर रहे होंगे। ठीक है, आप किसी का भी सामना करें तो आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। ठीक है भाई, अगला वर्ड है एग्जासर्बेट। देखिए स्पेलिंग EXACERBATE, एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट क्या होता है? एग्जासर्बेट का मतलब होता है बिगाड़ देना समस्या को या किसी रोग को। जब आप किसी समस्या को, कोई प्रॉब्लम है, उसे बहुत ज़्यादा आपने बेकार कर दिया है, मतलब आपने एग्जासर्बेट कर दिया है। तो देखिए लिखा है टू मेक समथिंग वर्स, किसी भी चीज़ को बहुत बद से बदतर कर देना, उसे एग्जासर्बेट कहते हैं। किसी का मुकाबला करना कन्फ्रंटिंग है, लेकिन किसी को बदतर कर देना एग्जासर्बेट है। क्लियर गाइस? है ना, फिस्कल क्राइसिस मतलब घाटा होता है। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पर। अब अगला वर्ड है कोऑपरेटिव फेडरेशन। हालांकि फेडरेशन मतलब आप सब जानते हैं, फेडरेशन का मतलब होता है संघवाद। अब संघ क्या होता है आपको मालूम है, इंडिया एक कंट्री है और इंडिया एक संघवाद है। अब संघवाद कैसे होता है? क्योंकि संघ, ये किसका संघ है? संघ है ये कई सारे राज्यों का। क्लियर है बात? तो इन सभी राज्यों के साथ जब वो सहकारिता से, यानी कि एक साथ मिल करके किसी एक गोल को पाने में जब ये एक साथ काम करते हैं तो ये कहलाते हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन, यानी कि सहकारी संघवाद। क्लियर होगी बात? है ना, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, इन ये एक ऐसी चीज़ है इन विच स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसमें राज्य और जो छोटे छोटे गवर्नमेंट होते हैं इंटरेक्ट कलेक्टिवली, एक साथ मिल करके आते हैं टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम। कोई भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब मिल करके काम करना कहते हैं इसे आसान भाषा में। क्लियर गाइज? तो ये हो गया भैया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भाई अगला वर्ड है हमारे पास डायर, अनदर वन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपको ये ध्यान रखना है, डायर। और यहाँ पर मैं स्ट्रेट्स भी बहुत अच्छे समझाऊंगा आपको। देखिए डायर का मतलब क्या होता है भैया, भयानक, भाई गंभीर। आपने ये चीज़ सुनी हुई है वेरी बैड। वेरी बैड के लिए नया वर्ड अब आपके पास डायर है, ये ध्यान रखिएगा। इसी को आप सीरियस कहते हो, इसी को आप टेरिबल, हॉरिबल सब कह सकते हो, है ना, भयानक, गंभीर, सीरियस, वेरी गुड, इसे डायर कहते हैं। तो आपको अब वेरी गुड की जगह पर याद रखना है कि एक वर्ड है आपके पास डायर। क्लियर है? अब अगला वर्ड है स्ट्रेट्स। अब देखिए स्ट्रेट्स के दो मतलब होते हैं। एक तो स्ट्रेट्स होता है जैसे कि जलडमरू मध्य, है ना। अब जलडमरू मध्य क्या होता है भैया, दो बड़े समुद्रों को, जैसे मान लीजिए एक बड़ा समुद्र ये, एक बड़ा समुद्र ये, इनके बीच में जो रास्ता है इसी को कहा जाता है जलडमरू मध्य, यानी कि स्ट्रेट्स। क्लियर है दोस्तों? है ना। अब ये तो हो गया एक मतलब जलडमरू मध्य स्ट्रेट्स का। दूसरा क्या मतलब होता है? दूसरा मतलब होता है संकट की स्थिति। वो भी कब ऐसी स्थिति आएगी, ऐसी कौन संकट की बात हो रही है? जो धन के अभाव में होती है, यानी धन के अभाव में जो आपके सामने स्थिति आई है संकट की, उसे कहा जाता है स्टेट। तो स्टेट के दो मतलब, एक तो जलडमरू मध्य और दूसरा संकट की स्थिति, वो भी धन के अभाव में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, स्पेशली वन कॉज्ड बाय द हैविंग नो मनी।
क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं इसी में। भाई अगला है ये देखिए, येट तो मैंने आपको बता ही दिया, तो नेवरदलेस ही बता दिया। नेवरदलेस का मतलब क्या होता है? फिर भी, याद है ना। और कभी अभी तक बोलना हो तो क्या बोलते हैं? येट। अभी आपने पिछले पेज में भी देख लिया और यहाँ पर फिर से देख लिया, तो इनको याद रखिए, बोल चाल में आपको इस्तेमाल करने होते हैं कि फिर भी बोलना हो तो नेवरदलेस बोल दिया, और अभी तक बोलना हो तो येट बोल दिया। भाई फिर भी को आप और भी तरीके से बोलते हो, तथापि, ऐसा होने पर भी कहते हैं, या फिर एक और वर्ड इंग्लिश में आता है इन स्पाइट ऑफ दैट, है ना। तो कभी भी आपको फिर भी बोलना हो तो इंग्लिश में दो वर्ड हैं आपके पास, या तो बोल दीजिए नेवरदलेस या तो बोल दीजिए इन स्पाइट ऑफ दैट। क्लियर हो गई बात? ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि फिर भी के लिए, इट वाज अ कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी और रेनी था, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश थी, लेकिन फिर भी, ये देखिए नेवरदलेस, फिर भी मोर पीपल केम देन वी हैड एक्सपेक्टेड, लेकिन फिर भी इतने लोग आए जितने हमने सोचे भी नहीं थे, इतनी ठंड में और इतने सारे रेनी डे में भी। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भाई अगला वर्ड है हमारे पास फॉलो सूट। अब फॉलो सूट क्या होता है? फॉलो मतलब फॉलो करना, सूट मतलब परंपरा, जो परंपरा, तो वही करना जो किसी ने अभी अभी किया है। तो किसी ने अभी अभी कोई चीज काम करी है और आप भी वही करने लगो, तो आप कह सकते हो कि फॉलो सूट, यू आर फॉलोइंग दिस सूट। क्लियर है गाइस। चलिए अगला है हमारे पास अंडरवेल्म्ड। देखिए वेल्म, अब वेल्म का मतलब होता है, आप देखिए इसको ऐसा मत समझिए, इसको ऐसा समझिए अंडरवेल्म और एक होता है भैया ओवरवेल्म्ड। ठीक है। अंडर और ओवर आपको मालूम ही है, अंडर मतलब हो गया निराशाजनक, तो ओवर मतलब हो गया उत्साहजनक। क्लियर है बात। और निराशाजनक को हम एक और वर्ड बोलते हैं डिसअपॉइंट कर दिया है आपने मुझे, टीचर्स अपने को ज्यादातर यही बोलते रहते हैं कि आई एम डिसअपॉइंटेड विद योर रिजल्ट। क्लियर है। तो अंडरवेल्म्ड तो आप निराशाजनक हैं, और ओवरवेल्म्ड तो आप उत्साहजनक हैं। क्लियर है गाइस। अगला वर्ड है हमारे पास परहैप्स, बहुत बार सुना होगा, तो आप याद रखिए जब भी आपने परहैप्स कहा मतलब आप शायद कहना चाहते हैं। ठीक है। तो जब भी आप शायद बोलना चाहो तो आपको परहैप्स बोलना। तो एक एग्जांपल देख लो, परहैप्स ही इज फॉरगेटन। क्लियर है। मुझे लगता है कि शायद वो भूल गया होगा। देखिए शायद वो भूल गया होगा, तो परहैप्स ही इज फॉरगेटन। ओके। अगला वर्ड है हमारे पास स्ट्रिंजेंट। अब ये स्ट्रिंजेंट क्या होता है भैया? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कड़े, वेरी स्ट्रिक्ट, बिल्कुल सख्त, तो स्ट्रिंजेंट उसे कहते हैं। क्लियर गाइस। एक बार फिर से देख लीजिए, परहैप्स मतलब होता है शायद, स्ट्रिंजेंट मतलब होता है कड़े यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट, अंडरवेल्म निराशाजनक, ओवरवेल्म उत्साहजनक, फॉलो सुट वही करना जो लोग कर रहे हैं, अभी तक मतलब येट होता है, फिर भी का मतलब नेवरदलेस होता है। क्लियर है गाइस। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भैया, हमारे पास लास्ट की वोकैब ये है और फिर इसके बाद अपन करने वाले हैं पैराग्राफ। भाई अगला है वर्ड एनीमिक रिस्पॉन्स। देखिए एनीमिक बना हुआ है एनीमिया से। एनीमिया आप सबको मालूम है कि ये जो है रक्तहीनता होती है, जब भी ब्लड में आपके आरबीसी जो होते हैं उनकी कमी होने लगती है, तो जो बीमारी होती है उसे कहते हैं एनीमिया। ठीक है। यानी कि उसे कहते हैं रक्तहीनता, तो यही एनीमिक रिस्पॉन्स। तो एनीमिक मतलब क्या हुआ? रक्तहीन, और रिस्पॉन्स मतलब हो गया प्रतिक्रिया। तो किसी भी रक्तहीन तरीके से प्रतिक्रिया करने को कहा जाता है एनेमिक रिस्पॉन्स। ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये अभी सेंटेंस में अपने को देखना है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज तो पैराग्राफ में जब ये आते हैं तभी ये समझ में नहीं आते, इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब मैं पैराग्राफ करूं तो आप मेरे साथ रहो और इन चीजों को सबसे पहले तो याद रखो, कॉपी पेन लो और इन्हें लिख भी डालो ताकि आपको ये याद रहे। भाई अगला है हमारे पास सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड क्या होता है भाई? आरोपित करना, है ना, थोप देना, किसी पर आरोपित करना, ऐसी वाली बात। लैग देख लीजिए, लैग भी आपने बहुत सारे सुने, ये छोटे छोटे वर्ड्स और परेशान करते हैं जब सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं। लैग का मतलब होता है अंतराल। ठीक है। अंतराल, इतने अंतराल के बाद आप ये करेंगे, इतने अंतराल के बाद ये करेंगे, बिग बॉस ऐसा चाहते हैं, तो ये लैग होता है। ठीक है भाई। एक वर्ड जो बच गया वो है मॉर्फ, तो इसे भी याद रखिए। मॉर्फ का मतलब होता है नया रूप ले लेना, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर से तीनों पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। एनेमिक रिस्पांस मैंने आपको क्या बताया भैया? एनेमिक रिस्पांस का मतलब होता है रक्तहीन तरीके से प्रतिक्रिया देना। सुपर इम्पोज का मतलब होता है आरोपित कर देना। लैग का मतलब होता है अंतराल, और मॉफ का मतलब होता है भैया नया रूप ले लेना। क्लियर है गाइस। चलिए अब फटाफट से अपन सॉल्व कर देते हैं अपने पैराग्राफ को। ओके, तो चलिए ये रहा, यहां से स्टार्ट होता है। चलिए रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो भाई आपको दिख रहा है रीओपनिंग ऑफ लिकर वेंट्स। ठीक है। वेंट्स आपने देख लिया था। वेंट्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? स्मॉल आइटम्स की बेचना, यानी कि बेचना। तो जो लिकर है, तो यहां पर क्या बेच रहे हैं भैया? दारू, है ना। तो रीओपनिंग ऑफ लिकर वेंट्स यानी दारू की दुकानें खोल दी गई हैं आफ्टर वीक्स ऑफ लॉकडाउन, बहुत सारे हफ्तों के बाद लॉकडाउन के, रिजल्टेड इन प्रिडिक्टेबल केओस। केओस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अराजकता, अस्त व्यस्तता, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारी अस्त व्यस्तता हो गई, लोग बाहर निकल आए हैं। अब आगे लिखा हुआ है इन सिटी आफ्टर सिटी,
शहर दर शहर, शहर के बाद शहर, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स ब्रोक डाउन। अब भाई जब आपने सबके लिए ये दुकानें खोल दी हैं तो लोग आ रहे हैं, तो अफरा तफरी मच रही, जैसे केओस कहा जा रहा है। इस चक्कर में हो क्या रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो नियम बनाए गए थे वो टूटते जा रहे हैं, ब्रोक डाउन हो रहे हैं। नॉर्म्स मतलब हो गए नियम, कायदे कानून जो रखे गए थे, तो वो टूट रहे हैं। और जब ये टूटेंगे तो भाई पुलिस इंटरवीन करती है, हस्तक्षेप करती है, बीच में आती है। क्लियर होगी बात कि भाई मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो। ओके चलिए, फिर तो ये होगी बेइज्जती कहानी। अब लिखा हुआ है येट, और येट का मतलब आप सभी को अब पता हो चुका है, अभी तक। तो अभी तक की बात हो रही है कि क्या हुआ है अभी, अब देखते हैं। तो येट स्टेट्स आर डिसइंक्लाइंड टू शट देम डाउन अगेन। देखिए, एक होता है इंक्लाइंड मतलब उस तरफ झुकाव रखना, डिसइंक्लाइंड का मतलब हो गया झुकाव नहीं रखना। तो किस चीज की झुकाव नहीं रख रहे हैं कि भाई अब हम शट देम डाउन अगेन, ठीक है। तो हम नहीं मानते, स्टेट्स यानी कि राज्य अब ये नहीं मानते हैं कि उन्हें अब जो है शट करना चाहिए दारू की दुकानों को, ठीक है। एंड द दिल्ली गवर्नमेंट इवन यूज्ड एक्सप्लोजन ऑफ पेंट का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, मन में दबा, है ना। तो दिल्ली गवर्नमेंट इवन यूज द एक्सप्लोजन ऑफ पेंट अप डिमांड टू लेवी, और लेवी का मतलब क्या बताया था मैंने, कानूनी तौर पर धन की मांग करना। तो देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस को क्या कर लिया है, इसको एक तरह से आप समझ लीजिए कि उन्होंने धन की मांग कर दी है इस पेंट यानी कि इसका फायदा उठाते हुए, कि मन में जैसे उनके दबा हुआ था, वो धन की मांग करना चाहते थे, और ये उन्हें एक जो है सहारा मिल गया दारू की दुकानों से। 70% स्पेशल कोरोना फी। अब क्या है कि भैया हॉस्पिटल में खर्चा तो हो रहा है, ठीक है, तो उसका खर्चा जो है दारू बेच करके, देखिए दारू में हो क्या रहा है, इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, टैक्स बढ़ाने की वजह से इनके पास पैसा आएगा, तो ये क्या कर रहे हैं, इस अभी जो स्थिति है इसका फायदा उठाना चाहते हैं, और कोरोना में जो पैसा लग रहा है उसका 70% इससे निकाल लेना चाहते हैं। यही वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यही बात उनके मन में दबी हुई थी, इसीलिए यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोजन यानी उनके मन का फूटा है ऐसा। तो दिल्ली गवर्नमेंट इवन यूज द एक्सप्लोजन ऑफ पेंट अप डिमांड टू लेवी, यानी कि अभी देखिए इसे कहते हैं कानूनी रूप से पैसे मांग लेना। तो भाई टैक्स बढ़ा करके वो कानूनन कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। तो 70% ऑफ सोशल स्पेशल कोरोना फी ऑन द सेलिंग ऑफ अल्कोहल दिख रहा है, तो अल्कोहल के बेचने पर उन्हें 70% का जो है लाभ होगा। चलिए आगे इसमें है लिखा हुआ, इफ स्टेट गवर्नमेंट्स अपीयर एज डेस्परेट, अगर राज्य सरकारें इस तरह से हताश दिखेंगी, बिल्कुल उस तरह से, एज टिपलर्स, मालूम है ना टिपलर्स कौन, टिपलर्स मतलब वो बेवड़े, जिस तरह से बेवड़े हैं इस दारू के लिए, देयर इज अ रीजन। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो इसके लिए भी एक कारण है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं आगे भैया। द एपिसोड इनकैप्सुलेट्स, भाई ये जो चल रहा है ये इनकैप्सुलेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि ये समाहित क्या करता है, ये समाहित करता है, ये कंप्रेस करता, समराइज करता है कि अब फिस्कल क्राइसिस आपको मालूम है ना, वित्तीय घाटा, कन्फ्रंटिंग स्टेट्स, ठीक है। ये पूरा जो चल रहा है क्रियाकलाप, ये समाहित ये करता है कि जो राजवित्तीय घाटा हो रहा है वो राज्य के सामने खड़ा हो गया है, और ये किसकी वजह से हुआ है, एग्जासर्बेट कर देने की वजह से, एग्जासर्बेटेड बाय द अननेसेसरी बैन। एग्जासर्बेटेड मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि जब भी आप कोई चीज़ बिगाड़ देते हैं समस्या को या किसी चीज़ को, तो इन्होंने क्या किया है कि पहले बैन लगा दिया था अल्कोहल पर, तो इसने इनकी, अगर आपने अल्कोहल पर बैन लगा दिया मतलब बिक नहीं रहे हैं, और बिक नहीं रहे तो पैसा आ नहीं रहा है, तो इस बैन ने इनको जो है एग्जासर्बेट यानी इनकी समस्या को बढ़ा दिया था, ठीक है। इसीलिए इनके पास राज्य वित्तीय घाटा हो गया था, और ये सामना यानी कन्फ्रंटिंग कर रहे थे। क्लियर हो गई बात दोस्तों। चलिए आगे आगे पढ़ लीजिए यहाँ पे, अननेसेसरी बैन ऑन अल्कोहल ड्यूरिंग अर्लियर फेजेस ऑफ लॉकडाउन। तो इन लोगों ने क्या किया था कि शुरू में ही ऐसे जो है बैन डाल दिए थे, जिसकी वजह से ये समस्या जो है ये बढ़ गई थी, है ना, और इसका सामना जो इन्हें करना पड़ा था राज्य वित्तीय घाटा होने की वजह से। तो ये सब चीज़ जो है ये इनकैप्सुलेट करती, यानी कि इतना समाहित हो जाता है, अब तक जो भी हुआ इतनी बात में समाहित हो गया, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, एंड द स्ट्रेसेस इट विल पुट ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और सबसे बड़ी बात यह कि ये सोच रहे थे कि संघवाद का हम पालन करेंगे भैया, कि भाई हम सब एक साथ मिलकर के काम करेंगे, दारू नहीं दारू नहीं दारू नहीं दारू नहीं, इस चक्कर में सब के सब पिस गए हैं। अब देखिए अगर ऐसी सोच आ गई एक एक राज्य के अंडर में, मतलब ये फिर फेडरलिज्म को नहीं मानेंगे, फिर ये अपना अपना मानेंगे, और अपना अपना मानेंगे तो भैया भारत आपको मैंने बताया ना संघवाद है, एक संघ है ये, फिर ऐसे में टूटेगा ये।
तो अभी आप देखिए, अभी तो अभी आपके आएंगे शक्तिकांत दास साहब, है ना, आरबीआई के गवर्नर, वो भी कुछ बोलेंगे इस मामले में। देखिए उन्होंने क्या किया है। अब आगे बढ़ते हैं भैया। अगला अगर हम पढ़ते हैं तो देखा हुआ है, स्टेट्स आर एट द कटिंग एज ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। देखिए डेवलपमेंट मतलब विकास, इनिशिएटिव मतलब कदम लिए गए हैं, कटिंग एज मतलब कि भैया बिल्कुल ये रहा, देखिए ये कटिंग एज है तो ये यहाँ पर है, तो अभी कटिंग एज है ना, गिर जाएंगे ना, इसका मतलब हो गया स्टेट, अब जितने भी राज्य में सारे के सारे डेवलपमेंट के नाम पर बिल्कुल कटिंग पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। अब क्या करने वाले हैं, तो दे एम्प्लॉय यानी काम में रखना, एम्प्लॉय अबाउट 5 टाइम्स मोर पीपल, मतलब 5 गुना ज्यादा लोग भरे जाएंगे काम करने के लिए, एंड स्पेंड अबाउट 1.5 टाइम्स, मतलब ये है कि पहले अगर एक था तो उसमें 1/2 प्लस कर दो, यानी 1.5, है ना, तो अब ये इतना ज्यादा खर्चा करेंगे सेंटर से, ठीक है, तो 5 गुना ज्यादा भर्तियां करेंगे और उस पर ज्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है, तो ये इनको करना पड़ेगा भैया। दे ऑल्सो अकाउंट फॉर अराउंड 66% ऑफ ओवरऑल गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की, किसकी, देखिए अब इनका होता क्या है कि जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो सब कुछ इनके पास ही आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो 66% होता है जो इनसे आता है, तो अगर ये डूब जाएंगे तो सेंटर डूबेगा, इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है। देयरफॉर, अब देखिए इसीलिए द हेल्थ ऑफ स्टेट फाइनेंस, यानी कि राज्य के फाइनेंस यानी कि पैसा, इसीलिए जो राज्य के पैसे की जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब, स्वास्थ्य अच्छा होने का मतलब पैसा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य घटने का मतलब पैसा कम हो गया, तो अब ये कह रहे हैं कि जो, अब आपको क्या लगता है इनका, भाई राज्य का अगर पैसा अच्छा होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी, तो फिर केंद्र का भी अच्छा होगा, तो क्या लिखा है, देयरफॉर द हेल्थ ऑफ द स्टेट फाइनेंसेज हैज अ फार रीचिंग इन्फ्लुएंस। देखिए बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है ऑन द वेलफेयर, यानी कि शुभ चिंतक एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, जो भी इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से जितनी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब में ऑफ इंडियंस के लिए। क्लियर है बात दोस्तों, यानी अगर राज्य तरक्की करेगा तो हर एक इंडियन तरक्की करता चला जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है इस समय, स्टेट फाइनेंसेज यानी कि जो राज्य की जो वित्त है, आर इन डायर स्ट्रेट्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, डायर मतलब क्या बताया था मैंने, वेरी सीरियस वेरी बैड, याद रखा है, वेरी सीरियस वेरी बैड। और स्टेट्स का मतलब मैंने क्या बताया था भैया, 2 चीजें मैंने बताई थी, एक होता है जलडमरूमंद और एक होता है संकट की स्थिति। तो आपको दिख रहा है वेरी सीरियस संकट की स्थिति आ गई है ठीक है, वेरी सीरियस संकट की स्थिति आ गई है, किसके ऊपर भैया, एट प्रेजेंट स्टेट के फाइनेंस के ऊपर बहुत खतरनाक भयानक स्थिति आ चुकी है ऑन अकाउंट ऑफ द लॉकडाउन के चलते। क्लियर हो गई बात, है ना। चलिए आगे है, अबाउट 35% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम जीएसटी कलेक्शन। राज्यों का 35% जीएसटी से आता था, ठीक है, ये इतना इससे कलेक्ट कर लेते थे, लेकिन बात है कि वो भी पिछले 6 हफ्तों से बंद है भाई, आपको मालूम है लॉकडाउन, ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस बीच में जितने 6 हफ्तों से इनके पास वो भी नहीं आया हुआ है, इनके पास पैसे की बिल्कुल मार पड़ी हुई है। विद नो अदर ऑप्शंस लेफ्ट इन देयर टूल किट, अब उनके टूल किट में कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, ना रेवेन्यू ले पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि भैया दे हैव बिगन टू रेज टैक्सेस, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं भाई, अब हमारे पास 2 ही चीजें बची हैं, एक तो भाई फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल तो चल ही रहा है, जो भी थोड़ा बहुत उस पर दाम बढ़ा लो, तो उस पे से जो टैक्स आएगा वो ले लेंगे, और दूसरा भैया अल्कोहल जो आपने देख ही लिया अभी खुल ही गया है, उस पर टैक्स बढ़ा दो, तो जो बेवड़ा होगा पिएगा वो मरे मरे लेकिन वो लेगा जरूर, तो अगर मैं उसको 100 की दारू अगर 200 की दूंगा तो भी वो खरीद लेगा, ऐसा होता है नशा। तो भी सरकार बोल रही चलो ठीक है भाई, अगर इनके पी लेने से हमें फायदा है, तो अगर हम जनता को बचा सकते हैं, अपनी इकोनॉमी बचा सकते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं, ठीक है। विच कंट्रीब्यूट अबाउट, अब देखिए ये कितना कितना है, तो एक है 12% यानी कि फ्यूल पर, ठीक है, और 8% यानी कि अल्कोहल पर। क्लियर है, ये इतना इतना इनको फायदा हो सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं भैया इसमें, इट डजेंट हेल्प टू रेज टैक्सेस व्हेन द इकोनॉमी इज स्लाइडिंग फास्ट। जब इकोनॉमी गिर रही हो ना, तो ये जो टैक्सेस आप बढ़ाते हैं ये कभी भी कामगार नहीं होते हैं, ठीक है, हेल्प नहीं करते हैं। नेवरदलेस, अगेन याद है, देखिए नेवरदलेस का मतलब क्या बताया था आपको, फिर भी, तथापि, फिर भी हुआ क्या कि दिल्ली एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट्स हैव आइदर रेज्ड टैक्सेस, तो फिर भी क्या हुआ कि दिल्ली ने और तमिलनाडु ने अपने जो है टैक्सेस को रेज्ड किया और रीस्ट्रक्चर्ड किया, यानी दोबारा से निर्माण किया, इन अ डेस्परेट बिड। देखिए डेस्परेट मतलब हताश होकर के, बिल्कुल इस चीज को करना पड़ रहा है। कोई भी सरकार जानती है कि अगर मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो भैया जनता विरोध कर डालेगी, तो ये जनता यानी ये सरकार के लिए हताशा ही होता है कि उन्हें ये काम करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे डेस्परेट लिखा हुआ है, उन्हें अपने
रेज्ड करने पड़ रहे हैं टैक्सेस, तो उनकी मजबूरी है, वो हताश हैं बेचारे, ठीक है। और ये क्यों करनी पड़ रही है? टू अरेस्ट फॉलिंग रेवेन्यूज, ताकि जो रेवेन्यूज गिर रहा है वो उसे ऊपर ला सकें, है ना। आप इसमें सरकार को बिल्कुल सेल्फिश कह सकते हो, आप गाली दे सकते हो, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, गिरते इकोनॉमी को उठाना है, तो फॉलिंग रेवेन्यूज को अरेस्ट करना चाहते हैं, पकड़ लेना चाहते हैं वो उसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। वेरी लाइकली अदर स्टेट्स, सून ऐसा होगा कि अदर स्टेट्स फॉलो सुट। याद है फॉलो सुट मतलब जो किसी ने अभी अभी किया उसको वापस से करने लगना, तो दूसरे राज्य भी आपको दिखेगा कि ये करने लगेंगे एज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द लॉकडाउन माउंट, ठीक है। तो लॉकडाउन के चलते उन्हें भी ये काम करना ही पड़ेगा। एज येट, ठीक है। अब येट मतलब आपको पता है अभी तक, तो अभी तक क्या हुआ है कि द सेंट्रल असिस्टेंट दे हैव रिसीव्ड, अब देखिए राज्यों को जो सेंट्रल असिस्टेंट यानी जो केंद्र की मदद मिल रही है, हैव रिसीव्ड, हैज बीन अंडरवेलमिंग। याद है दो तरह के वर्ड होते हैं, अंडरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग मतलब निराशाजनक, यानी कि सेंट्रल ने जो भी मदद करी है राज्य की वो बहुत कम करी, जबकि संघवाद ये कहता है कि केंद्र को समय समय पर राज्यों की मदद करनी चाहिए और अच्छी खासा, लेकिन जो मदद हुई है वो अंडरवेलमिंग है, यानी कि निराशाजनक है, मतलब अच्छी मदद नहीं हुई है। देखिए अगर अच्छी मदद नहीं होगी तो इससे भी खतरा संघवाद को होगा, ठीक है। इंडिया हैज परहैप्स द मोस्ट स्ट्रिंजेंट, याद है स्ट्रिंजेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? कड़े, बहुत कड़े, वेरी स्ट्रिक्ट, क्लियर है ना। और परहैप्स का मतलब क्या बताया था मैंने? शायद, ठीक है। तो इंडिया हैज परहैप्स द मोस्ट स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन्स अमंग मेजर इकोनॉमीज। कहने का मतलब ये है कि जो लॉकडाउन इंडिया में लगा वो बहुत ज़्यादा कड़े हैं शायद, है ना, शायद बहुत ज़्यादा कड़े हैं। एंड ऑल्सो द मोस्ट एनियमिक फिस्कल रिस्पॉन्स। अब देखिए बिल्कुल रक्तहीनता तरीके से जो है हमने प्रतिक्रिया दी है पैसे को, वित्त को, टू द इकोनॉमिक फॉल आउट, यानी कि जो अर्थव्यवस्था गिर रही है, अर्थव्यवस्था गिर रही है मतलब उसको पैसा देना होता है, तो हमने जो पैसा दिया है या सेंटर ने दिया है पैसा वो बिल्कुल ऐसा है, ये देखिए अनियमिक यानी रक्तहीन, यानी रक्त ही नहीं है उसमें, रक्तहीन तरीके से जो है प्रतिक्रिया कर रहा है उनका दिया हुआ वित्त, इसीलिए लिखा हुआ है भैया एनियमिक फिस्कल रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक फॉल आउट, ठीक है। तो इससे भी बात नहीं बनने वाली, थोड़ा सा अच्छा देते तो बात होती। तो दिस कैन नॉट बट हैव एन एडवर्स, एडवर्स का मतलब खतरनाक, इम्पैक्ट यानी कि हार्मफुल, तो बुरा प्रभाव पड़ेगा, इम्पैक्ट ऑन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए मैंने कहा था ना, तो इससे क्या होगा कि अगर सरकार, जो केंद्र सरकार है, अगर वो राज्य सरकारों की अच्छे से मदद नहीं करेगी तो इससे जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो टूटने लगेगा। क्लियर है गाइस, है ना। तो क्योंकि भाई उनके पास पैसे नहीं है और अगर आप भी उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो उन्हें जो है अपने रेस करने पड़ेंगे टैक्सेस, इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें दिक्कत में आ जाती हैं, फिर जनता विरोध करती है, फिर सरकार भी गिर जाती है। क्लियर है गाइस। आगे देखिए, ऑल द मोर नेसेसरी व्हेन द कंट्री कन्फ्रंट्स पेंडेमिक, और ये तो तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब वो विश्वव्यापी महामारी का सामना कर रहे हो। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगला भाई, द पेंडेमिक अकॉर्डिंग। अब देखिए अब यहां पर आ गए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब, उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से जो पेंडेमिक है यानी विश्वव्यापी महामारी यानी कि कोविड-19 यानी कि कोरोना हैज बीन सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज का मतलब मैंने क्या बताया था बंदो? थोपा, आरोपित, है ना, ऑन एन इकोनॉमिक स्लो डाउन। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक आज जो स्लो हो गई है हमारी, उसका सिर्फ रीजन जो है वो है पेंडेमिक, ठीक है। यही है जिसने हमें सब कुछ नीचे गिरा दिया है। द कंबाइंड इंपैक्ट विल मेक स्टेट फाइनेंसेस अ मेस, ठीक है। जो ये जो इसका जो कंबाइंड इम्पैक्ट होगा, है ना, स्टेट के फाइनेंस पर यानी कि उनके वित्त पर, वो एक मेस हो जाएगा, ठीक है। मेस का मतलब आप समझ सकते हो कि मतलब बेकार हो जाएगा ऐसा। तो दिस मेस, है ना, ये झंझट जो है, दिस, इसे झंझट भी कहते हैं, दिस मेस, झंझट विल फॉलो अर्लियर फ्रिक्शन बिटवीन सम स्टेट्स एंड द सेंटर। देखिए राज्य और स्टेट के बीच में एक घर्षण पैदा करेगा, ठीक है, यानी आप लड़ाई कह सकते हो। ओ किस बात पे लड़ाई होगी है? ओवर द कंपनसेशन में, कि भाई कंपनसेशन दो, भरपाई कहते हैं इसे, कि भरपाई करो फॉर शॉर्टफॉल, जो हमारे यहाँ जो कमी हो गई है, शॉर्टफॉल मतलब जो कमी हो गई है उसकी भरपाई, यानी कि कंपनसेट करना पड़ेगा आपको। तो ये कंपनसेट करने के लिए राज्य बोलेंगे सेंटर से, तो ये जब राज्य से बोलेंगे तो ज़्यादा मांगेंगे, सरकार केंद्र बोलेगी नहीं देंगे इतना ज़्यादा, हम कम देंगे, तो ये फ्रिक्शन यानी घर्षण है इन दोनों के बीच में, और ये भी ठीक नहीं है। फिर से संघवाद में बात बन जाएगी भैया। शॉर्टफॉल इन जीएसटी कलेक्शंस, और वो भी किस पे भैया? जीएसटी कलेक्शंस पर।
क्लियर हो गई बात, ठीक है। दिस कुड मॉर्फ, अब देखिए तो मॉर्फ मतलब मैंने कहा था रूप, नया रूप ले लेना, तो ये किसका रूप ले लेगा भैया? अब ये जो चीज़ है ये चली जाएगी पॉलिटिसाइजेशन में, यानी कि अब ये कोविड-19 से जो इकोनॉमी गिरी है, जिससे स्टेट बेचारा मार खाया है और उसे सेंटर से अगर पैसे चाहिए और उतने नहीं मिल रहे हैं, ये जो घर्षण पैदा हो रहा है, तो इससे पॉलिटिक्स जागेगी, राजनीति होने लगेगी। क्लियर है दोस्तों, है ना। अब इसमें किसका मोटिव है? देखिए सरकारें गिराने के भी काम आ सकती है, सरकारें उठाने के भी काम आ सकती है ना। अब ये क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, तो ये पॉलिटिसाइजेशन होने लगेगा और इससे भी केंद्र सरकार के प्रति राज्यों के अंदर में एक भाव, मतलब एक बुरा भाव आने लगेगा कि नहीं ये जानबूझ के मदद नहीं कर रहे हैं। और सपोज करिए कि अभी जो है भाजपा है केंद्र में, कहीं अगर कांग्रेस होगी और अगर बाई चांस भाजपा ने वहां पर पैसे कम दे दिए तो ये और उनके बीच में जो भैया मनमुटाव पैदा कर देगा, समझ गए ना। तो ये उन्हें अब केंद्र स्टेट राज्यों को ये लगेगा कि भैया ये तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं हमारे साथ, ये हमारी सरकार को गिरा देना चाहते हैं। अगर हमें पैसे नहीं मिलेंगे तो हमें टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे तो जनता नाराज होगी, जनता नाराज होगी तो हमें गिरा देगी। क्लियर होगी दोस्तों। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं अंदर। सिर्फ इतना मत देखिए कि ये न्यूज़ चल रही है चुपचाप से, है ना। आपको समझना पड़ता है कि छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी बड़ी बातों में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, ठीक है। तो ये निरूप पूरा रूप बदल देगा, बिल्कुल पॉलिटिसाइजेशन कर देगा, विच मस्ट नॉट बी अलाउड। देखिए साफ साफ कहा गया शक्तिकांत दास द्वारा कि ये अलाउड नहीं होना चाहिए, इसे हमें नहीं होने देना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसलिए लिखा है उन्होंने, द सेंटर शुड नाउ क्विकन इट्स फिस्कल रिस्पॉन्स, और इसीलिए केंद्र को अपने जो वित्त के प्रतिक्रिया है उसे बहुत तेजी से करना चाहिए। द लॉन्गर द लैग, जितना ज़्यादा अंतराल होगा प्रतिक्रिया करने में, वित्त की मदद पहुंचाने में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को, द ग्रेटर विल बी द डैमेज टू द इकोनॉमी, उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा इकोनॉमी को। एंड टू द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, और साथ में संघवाद को। इसीलिए केंद्र को बहुत जल्दी जल्दी और अच्छे तरीके से राज्यों की मदद करनी चाहिए, ताकि हमारा फेडरलिज्म यानी कि इंडिया जिसके लिए पहचाना जाता है, राज्यों का संघ, वो बचा रहे और इनकी इकोनॉमी भी बची रहे। क्लियर है गाइज। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई है और ये भी समझ में आ गया होगा कि हमें एक पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना होता है। तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन वीडियो की तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।